स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। हमारा प्रीवियस क्लास चल रहा था भाई एंथ ऑर्डर तक हमने हाफ लाइफ और ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और एंथ ऑर्डर के लिए इक्वेशन दिखा दिया है। उसके हिसाब से हाफ लाइफ भी दिखाया था। ठीक है, आज आएंगे भाई ग्राफ्स में। आज आएंगे किसमें? ग्राफ्स में। सबके लिए अलग अलग से आएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस, ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन वर्सेस क्या हो जाएगा? रेट। जहां पे तुम्हारा एक्सिस में रहेगा बच्चे क्या? कंसंट्रेशन। एंड वाई एक्सिस में तुम्हारा रहेगा क्या? रेट। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो, कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या सबको पता है, कंसंट्रेशन के ऊपर रेट नहीं डिपेंड करता है। उसका ग्राफ ऐसा होने वाला है। ठीक है, फॉर एंड ऑर्डर रिएक्शन वाई एक्सिस में रेट होगा और कंसंट्रेशन होगा तुम्हारा क्या? एक्सिस में, जो तुम्हारा होगा क्या? ओरिजिन से जाएगा। इंटरसेप्ट है नहीं कुछ यहाँ पे, ओरिजिन से जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? ये क्या? एंथ इक्वल्स टू मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट के साथ कंसंट्रेशन का ही लिखेंगे, लेकिन रेट के साथ कंसंट्रेशन क्या आएगा? कंसंट्रेशन नहीं भाई, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। तब कंसंट्रेशन का स्क्वायर एकदम क्या? बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन। और ये क्या बच्चे? नीट और जे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ये क्या एकदम अच्छे से बता रही हूँ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ये क्या? ओरिजिन से ही जब पास करेगा। ठीक है, ये है क्या? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और किसी भी एंथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट अगर तुम्हारा जाएगा वाई एक्सिस में और कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा अगर जाएगा एक्स एक्सिस में, तो वो भी क्या? ओरिजिन से ही पास करेगा। वो क्या हो जाएगा भाई? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 के मतलब 1 इक्वल टू 1 और अबव 1 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और देखो एंथ ऑर्डर रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन टू द पावर अगर तुमने n किया है, कंसंट्रेशन टू द पावर n किया है। यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया है मैंने। ठीक है, a स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा क्या? कंसंट्रेशन टू द पावर n फॉर एंथ ऑर्डर रिएक्शन। फॉर क्या? एंथ ऑर्डर रिएक्शन भाई। एंथ ऑर्डर के लिए भी इसका रेट के साथ ग्राफ ऐसा होगा। देख लिया है सबने? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और एंथ ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस मतलब कंसंट्रेशन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का हमने ग्राफ देख लिया है। ठीक है, हो गया है ये। अभी हम देखेंगे का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या? जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड एंथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए देखेंगे भाई? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए देखेंगे। पहले ही हम देखेंगे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जहां पे टाइम जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में बच्चे क्या जाएगा? कंसंट्रेशन जाएगा। ए लिख दिया है, देखो ए लिख दिया है कंसंट्रेशन। तुमको क्या लग रहा है? देखो सबको पता है ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी था। ए नॉट माइनस जीरो ऑर्डर के जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखो, एन इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ कितना होना चाहिए? देखो नेगेटिव स्लोप। इसका क्या? नेगेटिव जाना चाहिए स्लोप। क्यों भाई? ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। इसके हिसाब से पहले क्लास में दिखा दिया था, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में। एन जीरो ऑर्डर के लिए। अब एन अगर फर्स्ट ऑर्डर हो गया बच्चे, हो गया है तो हम लॉग ए को लेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तब क्या होना चाहिए भाई? तब भी होना चाहिए भाई क्या? ये नेगेटिव स्लोप ही जाएगा, तब भी नेगेटिव स्लोप ही जाएगा। सबको पता है ये क्या है? लॉग ए। अच्छे से बता रही हूँ, याद अच्छे से दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये सब ग्राफ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या? कंपेटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड के एग्जाम के बेसिस में। ठीक है, ये हो गया क्या? n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर नीचे दिखा दे भाई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन मतलब क्या? 1/a जाएगा ऊपर कंसंट्रेशन, और नीचे अगर टाइम गया है तो स्लोप इसका पॉजिटिव जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या? 1/80 माइनस 1/a नॉट होता है। 1/80 माइनस 1/a नॉट होता है इक्वल्स टू के टी। ठीक है, जो है इसका ग्राफ n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/a, जहाँ पे 1/a मतलब क्या? 1/a ऐसा करके लिखती हूँ। चलो 1/a कंसंट्रेशन अगर होगा, उसके साथ टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। सही है, ये हो गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर भाई एंथ ऑर्डर रिएक्शन होगा, एंथ ऑर्डर रिएक्शन में भी 1/a टू द पावर n के लिए भी पॉजिटिव ग्राफ जाएगा, जो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 के लिए। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ग्राफ ऐसा ही होगा। देख लिया है सबने देख लिया है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए।
देखो देखो यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देखो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने क्या किया है, a टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n माइनस वन। अच्छे से समझा के दिखाते हैं। इतना देख लिया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हटाते इसको, हम nth ऑर्डर में फोकस करते हैं। चलो nth ऑर्डर में फोकस करते हैं इसका ग्राफ। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर देख लिया है। अब n ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल ही है, कुछ है नहीं इसमें दम, इसमें है नहीं दम। एक्स एक्सिस में है टाइम, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस वन। अगर ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी पॉजिटिव ही स्लोप होता है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्यों बोला है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या फिर कुछ भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन दिया है, n माइनस वन। n की जगह पे तुमको 2 से ज्यादा ही वैल्यू बिठाना होगा या फिर 2 बिठाना होगा, ठीक है। मतलब क्या, n की जगह पे तुमको क्या बच्चे 2 से ज्यादा वैल्यू बिठाना पड़ेगा। a टू द पावर n माइनस वन है यहाँ पे, मतलब 3 अगर तुमने बिठा दिया, 3 माइनस वन मतलब a स्क्वायर के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया है। तो क्या ये है, हो गया क्या, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए था ग्राफ। इतना हो गया है, कितना, क्या, रेट के साथ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम करेंगे बच्चे क्या, अभी हम करेंगे हाफ लाइफ के साथ करेंगे। टी हाफ सबको पता है, मतलब हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन क्या होता है, टी हाफ अगर होगा विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ऑरिजिन से पास करना चाहिए, ए नॉट बाई टू के होता है ना टी हाफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट बाई टू के क्या होता है, mx हो जाएगा, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, तो क्या, इंटरसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो ऑरिजिन से पास कर जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, नहीं करता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा बच्चे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। हाफ लाइफ का इक्वेशन, हाफ लाइफ का ग्राफ दिखा रहे हो भाई, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में तुम क्या रखोगे, एक्स एक्सिस में तुम रखोगे कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस में बच्चे क्या चला जाएगा, हाफ, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन और हाफ हो जाएगा तो इसमें क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें क्या होना चाहिए भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इसमें भी ऑरिजिन से पास होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या पता है, टी हाफ इक्वल्स टू 1/ka, प्रोपोर्शनल था ना 1/ka, मतलब वहां पे भी कोई इंटरसेप्ट नहीं था, तो ऑरिजिन से पास कर जाएगा फॉर n इक्वल्स टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होता है हमने देख लिया है। अभी nth ऑर्डर के लिए देखेंगे, nth ऑर्डर के लिए देखेंगे, और nth ऑर्डर में भी बहुत ही अच्छी बात है, nth ऑर्डर में भी इसका ऑरिजिन से ही पास होगा, nth ऑर्डर में भी इसका ऑरिजिन से ही पास होगा, ठीक है। टी हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेशन, टी हाफ और कंसंट्रेशन जो होगा तुम्हारा ऑरिजिन से पास। कंसंट्रेशन मतलब ए ना ले लेना, ए नहीं लेना भाई, ए नहीं लेना, 1/a होगा, क्योंकि तुमको इक्वेशन पता है, ठीक है, कि इक्वेशन तुमको पता है 1/at माइनस 1/a नॉट इक्वल्स टू के, सब पता है ना, 1/a माइनस 6 माइनस 1/a इक्वल्स टू kt, वैसा ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। टी हाफ के साथ रिलेशन, चलो 1/at। अब यहाँ पे nth ऑर्डर जब ले लेंगे तब हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ इस मतलब हाफ, टी हाफ के साथ इसका क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन टू द पावर क्या, n-1 होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, फिर वो भी क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टू द पावर, या फिर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर n-1। अगर हो गया तो इसको हटाए, हो गया तो हटाए। जितना ग्राफ था भाई जीरो ऑर्डर, ये फॉर क्या था, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। जितना ग्राफ था भाई, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन क्या, टाइम के कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रेट, कंसंट्रेशन टाइम, और क्या, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी हमने nth ऑर्डर तक जितना ग्राफ इंपॉर्टेंट था उतना ग्राफ सही तरीके से दिखा दिया भाई। अब इसका माजरा खत्म करेंगे, लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट आता है, इस पार्ट से क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, जो जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लास्ट में थोड़ा मैथ्स कर लेंगे, फिर तो प्रीवियस ईयर हम जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, ठीक है। अब इतना तक हो जाने के बाद हम तुमको अभी लेके जाएंगे क्या भाई, कॉलिशन केमिस्ट्री में, मतलब कॉलिशन में लेके जाएंगे भाई, कॉलिशन थ्योरी में जाएंगे, कॉलिशन थ्योरी इन केमिकल काइनेटिक्स। अब कॉलिशन थ्योरी किसने दिया था भाई, मैक्स स्ट्रॉट्स और विलियम ने दिया था, मैक्स स्ट्रॉट्स एंड
विलियम ने दिया था। क्या बोला था भाई, मॉलिक्यूल के अंदर कॉलिशन जब होगा, जितना होगा इफेक्टिव कॉलिशन होगा, वो क्या, वही क्या करेगा भाई, इन्होंने ही क्या धीरे धीरे इसके साथ ही हम एक्टिवेशन एनर्जी के बाद मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब रिएक्शन के साथ साथ आएंगे, यही कॉलिशन वाला पार्ट है। ठीक है, कॉलिशन थ्योरी दिया था बच्चे मैक्स स्ट्रॉट्स एंड विलियम ने। वहां पे जो उन्होंने बोला था कॉलिशन का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, जो जिसमें बोला गया था सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल जो होता है कॉलिशन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल्स कॉलिशन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल्स हार्ट स्फीयर का होता है, स्फीयर शेप का होता है या फिर हार्ट स्फीयर शेप का होता है, कोई स्पेसिफिकली उसका शेप नहीं बताया गया था, ऐसे ही असम्पशन लिया था उन्होंने। और क्या बताया गया था भाई, मतलब सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट में इसका कॉलिशन ज्यादा होगा, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर कॉलिशन इफेक्टिव होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इतना सारा कॉलिशन थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आ गया है कॉलिशन फ्रीक्वेंसी, वो चीज क्या है, अब उसको किताब में Z से डिटरमाइन करता है, किताब में Z से हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, Z से हम कॉलिशन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें बोला गया है बच्चे कॉलिशन फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब इफेक्टिव कॉलिशन पर यूनिट टाइम, इफेक्टिव कॉलिशन पर सेकेंड, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, इफेक्टिव कॉलिशन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, क्या इफेक्टिव कॉलिशन in reactant molecule per second in unit volume। ठीक है, जिसको हम Z से भी डिटरमाइन करते हैं, इसको बोला गया है बच्चे क्या, कॉलिशन फ्रीक्वेंसी इसको बोला गया था, कॉलिशन थ्योरी से इसको डिटरमाइन किया। सबने लिख लिया है अगर, फिर फार्दर हम प्रोसीड करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट आता है, मैंने क्या बोला है भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब इफेक्टिव कॉलिशन करेगा तभी फार्दर प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कॉलिशन के लिए क्या होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऐसा करके कोई ओवरलैप करेगा तो नहीं होगा, ओवरलैप उसका अच्छा होना चाहिए, कॉलिशन उसका अच्छा होना चाहिए। जो गैसियस मॉलिक्यूल में रैंडमनेस होने से ज्यादा कॉलिशन होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। तो क्या यहाँ पे हम दो पार्ट लेके आएंगे अभी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी लेके आएंगे हम यहाँ भी अभी हम। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बच्चे, थ्रेशोल्ड एनर्जी वही होता है जो क्या, द एनर्जी कोई मॉलिक्यूल के अंदर जो मिनिमम एनर्जी पोजेस करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोसेस करता है, रिएक्टेंट अपने आप में रिएक्शन करने के लिए खुद के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, तो इसको लिख दो, द मैक्स एनर्जी possessed in the reactant molecules to participate in product formation। ठीक है, ये होता है भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद आएंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये देख लिया भाई, मॉलिक्यूल खुद के अंदर जो एनर्जी प्रोसेस करता है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब कॉलिशन करने के पहले खुद के अंदर तो एनर्जी प्रोसेस करना चाहिए ना, खुद के अंदर कुछ एनर्जी रहना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी क्या कुछ ही थीन लाइन का डिफरेंस है थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी में। एक्टिवेशन मतलब क्या है रे, एक्टिवेशन मतलब है थोड़ा सा ही एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे, इसके बाद ही आ जाएंगे एक्टिवेशन में, एक्टिवेशन अभी आ गए हम। एक्टिवेशन एनर्जी होता है मतलब जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लगता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी required for the reactant molecules
टू प्रोसीड द रिएक्शन, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रोसीड द रिएक्शन or to convert the reactant into प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी या फिर मिनिमम एनर्जी इतना लगता है वो होता है भाई एक्टिवेशन एनर्जी। इतना पहले छाप लो अच्छे से, इतना पहले अच्छे से छाप लो। हो गया सबका? हो गया सबका? हटाते हैं भाई इसको। कॉलिशन थ्योरी में भाई इतना ही था। अब इसका कुछ लिमिटेशन भी होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन भी होना चाहिए भाई, इसका लिमिटेशंस भी होना चाहिए। लिमिटेशन क्या होना चाहिए? देखो लिमिटेशन यही है क्योंकि ये सॉल्यूशन और गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बोला गया था, सॉल्यूशन और गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बोला गया था, सॉल्यूशन एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स। दो क्या हार्ड स्फीयर नेचर का ही पकड़ा गया था, मतलब मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक, मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक भाई उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, एस्पेक्ट, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एस्पेक्ट कुछ पकड़ा नहीं गया था। बोला गया था क्या मॉलिक्यूल है हार्ड स्फीयर इन नेचर। मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर इन नेचर, हार्ड स्फीयर इन नेचर। और क्या बताया गया था भाई, जो गैसियस में भी जो पार्टिसिपेट करता है ना, गैसियस और सॉल्यूशन में उसको भी मॉलिक्यूल पकड़ा गया था। मॉलिक्यूल छोड़ के कोई एटम वेटम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या पकड़ा गया था भाई? मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेगा, ओनली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स। ठीक है बच्चे, ओनली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, यही बताया गया था, यही इनका था लिमिटेशन। कॉलिशन थ्योरी में भाई यही इनका था लिमिटेशन। जो क्या तुम अगर बोलोगे सॉल्यूशन और गैसियस में, सिर्फ सॉल्यूशन और गैसियस में ही क्या कॉलिशन होता है और कॉलिशन नहीं हो सकता है क्या? फिर मॉलिक्यूल क्या सिर्फ मॉलिक्यूल ही कोलाइड करेगा? नहीं, ये भी लिमिटेशन था भाई। इतना भी नहीं बताया गया था बस एटम या फिर कोई आयंस ये कॉलिशन करेगा अपने आप में, इतना भी नहीं बताया गया था। सिर्फ बताया गया था मॉलिक्यूल करेगा। और क्या मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा भाई? कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा, पकड़ लिया था उन्होंने, क्या था वो? हार्ड स्फीयर नेचर होगा। यही बोला गया था कॉलिशन थ्योरी में, यही था इसका लिमिटेशन। जो उन्होंने बताया था वही था इसका लिमिटेशन। ठीक है, अब कॉलिशन फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आ गया। जो होता है Z, जो होता है क्या? कॉलिशन between the reactant molecules in second per unit volume, per unit volume और in unit volume। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखो इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हमको समझ में आ गया है तो यहाँ से आर्हेनियस का एक इक्वेशन आता है। आर्हेनियस का बच्चे एक इक्वेशन आता है, आर्हेनियस का एक इक्वेशन आता है जिसमें बोला गया है K इक्वल्स टू ये बाई आर टी, के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ये बाई आर टी। जहाँ पे के है बच्चे, के क्या होता है? रेट कांस्टेंट, सबको पता है, पहले से ही करवा के रखा है भाई। के रेट कांस्टेंट, ए होता है भाई प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर कॉलिशन फैक्टर। कॉलिशन फैक्टर यहाँ पे आता है, इसको कॉलिशन फैक्टर भी हम बोलते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। किताब में तुम ज्यादा यही देखोगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको हम डिराइव भी करेंगे। और ई ए हम सबको पता है, अभी हम देख लिया है। ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी को अभी इसके बाद जितना भी डेरिवेशन करेंगे उसको हम क्या ई ए से डिनोट करेंगे। ई और सफिक्स में क्या होगा? ए होगा, स्मॉल ए। आर क्या सबको पता है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? स्पेसिफिक टेम्परेचर में, स्पेसिफिक टेम्परेचर में। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ये क्या है भाई? आर्हेनियस इक्वेशन। इतना सबने देख लिया है तो अभी हम इस आर्हेनियस इक्वेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे और इससे क्वेश्चन भी आता है, इससे मैथ्स भी आता है। चलो, आर्हेनियस इक्वेशन में क्या बताया गया था? K इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बोथ साइड में तुम लगा लो एल एन लगा लो, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए
प्लस अगर एल लगाते हैं तो बच्चे एल या फिर लॉग लगाते हैं तो ये इंटू में था ए और e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, तो हम क्या कर लेंगे भाई प्लस कर लेंगे, प्लस एल टू दी पावर एल ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। अब अच्छे से देखना इसको, जो मैथ्स में ज्यादा वीक है वरना हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं। एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए, अब ये एल एन ई टू ई तो नीचे था, बेस था, बेस के ऊपर क्या था माइनस ए बाई आर टी, तो बेस के ऊपर जो है वो होता है वो पहले मतलब सामने लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस था, माइनस साइन, ये माइनस सामने आएगा तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये तो पावर में था, ये पावर में था माइनस ए बाई आर टी, तो ये सामने आ जाएगा माइनस ए बाई आर टी, सामने अगर आएगा माइनस को लेके आएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बाई आर टी। और एल एन ई का वैल्यू बच्चे क्या हो जाता है, एल एन ई का वैल्यू हो जाता है 1, एल एन ई का वैल्यू हो जाता है बच्चे 1, ठीक है। हम जानते हैं एल एन ई का वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। अब यहाँ से ये भी एक इक्वेशन आ गया है जो क्या आर्हेनियस इक्वेशन को डिजाइन करता है, मतलब डेजिग्नेट करता है, जो आर्हेनियस इक्वेशन को समझाता है। ये क्या एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी, ये भी होता है। अगर तुम करने की कोशिश करो लॉग में ट्रांसफर तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग में ट्रांसफर करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करके उसको एकदम कॉमन लेके नीचे कर देंगे, अगर कॉमन लेके नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आठ की, ठीक है। ये भी एक होता है जो लॉग के टर्म में होता है बच्चे, आर्हेनियस इक्वेशन ये भी एक होता है जो लॉग के टर्म में होता है। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, और क्या भाई यही मेन इक्वेशन है। इसको हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको हम 3 देंगे, ठीक है। ये सारा इक्वेशन क्या है भाई, आर्हेनियस का मेन इक्वेशन है। अब तुम एल एन के टर्म में लाओगे तो ये होगा, लॉग के टर्म में लाओगे तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। 2.303 कहाँ से आया देखो, एल को अगर तुम लॉग में ट्रांसफर करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी किया, साइड में लेके 2.303 डिवाइड कर दिया, मतलब कॉमन लेके उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही होगा। चलो चलो देख लिया है इसको, देख लिया इसको। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, एल को तुम ट्रांसफर करोगे लॉग में, मतलब 2.303 लॉग, यहाँ पे भी 2.303 लॉग आएगा, तो सबके ऊपर नीचे क्या 2.303 से डिवाइड कर दो, सबके नीचे 2.303 से डिवाइड कर दो, तो क्या इस साइड में भी कटेगा, इस साइड में भी कटेगा, लेकिन इस साइड में था ही नहीं कुछ, तो इस साइड में नीचे आ जाएगा 2.303। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। ये था भाई, ये भी एक लॉग का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आर्हेनियस का ग्राफ भी आना चाहिए, ग्राफ भी आना चाहिए। अब ग्राफ देखेंगे भाई आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, जो लॉग का ही ग्राफ दिखाते हैं, तुम एल का ग्राफ ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। इंटरसेप्ट से मतलब है भाई, इंटरसेप्ट से मैथ्स आता है, ठीक है। अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन में अगर हम क्या लेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन में तुम्हारा क्या था भाई, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आरटी ये था तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन। अगर हम एक्स एक्सिस में 1/t लेंगे, ऐसा बहुत ही क्वेश्चन बार बार देता है, 1/t लेंगे हम, क्या बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस में 1/t लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे बच्चे, लॉग ए लेंगे भाई वाई एक्सिस में, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। जो स्लोप तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये माइनस ए बाई, स्लोप तुम्हारा हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर, स्लोप तुम्हारा हो जाएगा ये बाई माइनस 2.303 आर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या भाई, ये तुम्हारा हो गया क्या, इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा लॉग के, ठीक है। समझ में आ गया है, इंटरसेप्ट तुम्हारा हो जाएगा लॉग के। इतना तक अगर समझ में आ गया है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इतना तक अगर हो गया है फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले छाप लो इसे, जो भी था जितना भी था पहले छाप लो इसे, ठीक है। ये तो लॉग के होना चाहिए भाई, फिर ही होगा ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे माइनस लिया है हमने। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो इंटरसेप्ट तुम्हारा है वो हो जाएगा तुम्हारा लॉग ए हो जाएगा बच्चे तुम्हारा क्या, इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग ए, ठीक है। ये ग्राफ तुमने देख लिया है, ग्राफ देख लिया है। क्या बताया गया भाई,
अच्छे से देख लो, नेगेटिव स्लोप आता है, स्लोप से बहुत ज्यादा मैथ्स आता है, स्लोप से बहुत ज्यादा मैथ्स आता है, ठीक है। स्लोप तुम्हारा नॉर्मल इक्वेशन होता है लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आरटी, जहाँ पे लॉग के रेस्पेक्ट में हम 1/t पे 1/t मतलब 1 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है, लॉग के का ग्राफ बनाया है जो नेगेटिव स्लोप दे रहा है। स्लोप का वैल्यू क्या है, माइनस, स्लोप का वैल्यू है भाई, ये है स्लोप का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू कितना है, माइनस ए बाई 2.303 आर। ये अच्छे से समझ में, याद दिमाग में घुसा लो अच्छे से, इससे मैथ्स करेंगे हम बाद में। चलो इतना तक देख लिया है। अब डिफरेंट टेम्परेचर में इसका डिफरेंट माजरा हो जाएगा। मतलब क्या, देखो रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या था भाई, के रेट कांस्टेंट था, के डिफरेंट टेम्परेचर में तुमको क्या बताया गया भाई, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर। अगर टेम्परेचर हो गया है T1, अगर टेम्परेचर पहला वाला टेम्परेचर अगर T1 हो गया है और लॉग और क्या इसका रेट कांस्टेंट, पहला वाला रिएक्शन में जो रिएक्शन पहला वाला रिएक्शन है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, चाहे वो 273 हो या 373 हो या कुछ भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर अगर अलग हो गया है तो रेट कांस्टेंट भी अलग होगा। तो हमने ले लिया है लॉग K1 इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई RT1 और फॉर T2 टेम्परेचर K2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, लॉग K2 इक्वल्स टू लॉग ए तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो कांस्टेंट होगा, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट होगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा और 2.303 RT2, क्योंकि तुम टेम्परेचर भी चेंज कर दिया है, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया है। इसका इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, T1 और T2 जब डिफरेंट टेम्परेचर आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मार्च करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो या फिर माइनस करोगे, माइनस मतलब क्या, लॉग में डिवाइड हो जाता है, माइनस मतलब डिवाइड, या फिर डिवाइड अगर करोगे तो माइनस में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग K2 बाई K1 ही करेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे या फिर 2 माइनस 1 करेंगे। लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू ये बाई 2.303 इंटू आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये बाई 2.303 आर ln a कट गया भाई, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या, इंटीग्रेटेड एक इक्वेशन जिससे हम मैथ्स कर पाएंगे। 1/T1 माइनस 1/T2, इसको अच्छे से अगर सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, इससे हम मैथ्स करेंगे। लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू a बाई 2.303 आर, जहाँ पे ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, 1/T1 इनिशियल टेम्परेचर, 1/T1 होता है क्या, इनिशियल टेम्परेचर, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, 1/T2 मतलब क्या, T2 मतलब क्या, फाइनल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, जो तुमको गिवन रहेगा वो तुम बिठा देना। K2 क्या है भाई, सेकंड नंबर इक्वेशन का जो रेट कांस्टेंट है, और फर्स्ट इक्वेशन का रेट कांस्टेंट मतलब इनिशियल इक्वेशन का रेट कांस्टेंट हो गया K1। समझ में आ गया, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड एक फॉर्म है जो डिफरेंट टेम्परेचर में या फिर डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट रेट डिफरेंट अगर हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो उससे भी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन डिराइव करके हम क्या, एक्टिवेशन एनर्जी अगर पूछे, टेम्परेचर अगर कोई पूछे तो हम इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अभी चलो ये देखने के बाद अभी हम किस में जाएंगे, अभी हम जिस पार्ट में जाएंगे उसको क्या बोलते हैं भाई, ये करने के बाद अभी हम जा सकते हैं क्या, कॉलिशन फैक्टर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला पार्ट थोड़ा दिखा दे भाई, लेकिन वहां से भी एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है, वो मैंने पहले भी कोई एक क्लास में दिखा दिया था, जो भी है। अब देखो यहाँ पे जब एक्टिवेशन एनर्जी का बात आ ही गया है तब हम क्या देखेंगे भाई, तब हम क्या देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे एंथैल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखेंगे। चलो पकड़ लो, ये है प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, ये है रिएक्टेंट और ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का ऊपर थोड़ा एनर्जेटिकली, ये है भाई क्या, एनर्जी, एनर्जी हो गया है, ठीक है। एनर्जी के रिस्पेक्ट में तुम अच्छे से देखो, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्टेंट है और यहाँ पे चला गया क्या, यहाँ पे चला गया प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट में, एनर्जी के वाइज, एनर्जी वाइज रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिएक्टेंट एनर्जी का मतलब एनर्जी वाइज रिएक्टेंट नीचे है, किसी का एनर्जी अगर कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब रिएक्टेंट नीचे है एनर्जी वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रिएक्टेंट। अभी तुमको जितना एनर्जी देना पड़ रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, जितना एनर्जी देना पड़ रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया है तुम्हारा एनर्जेटिकली हाई, ग्राफ में शो कर रहे हैं क्या, एनर्जेटिकली प्रोडक्ट हाई में है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल, मतलब क्या, यहाँ पे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको क्या, डेल्टा एच जहाँ पे होता है क्या, डेल्टा एच होता है तुम्हारा पॉजिटिव, जहाँ पे ये वाला टर्म जो है
ना, ये इतना पार्ट होता है डेल्टा एच जो होता है भाई पॉजिटिव, जो होता है पॉजिटिव। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे तुमको क्या बहुत ही टेम्परेचर देना पड़ता है रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, मतलब रिएक्टेंट स्टेबल स्टेट में था, उसमें तुम बहुत टेम्परेचर इंड्यूस कर रहे हो, तो रिएक्टेंट तोड़ने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर तुमको देना पड़ रहा है, और तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका भी एनर्जेटिकली प्रोडक्ट भी तुम्हारा हाई है। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे ये है तुम्हारा, ये पार्ट है तुम्हारा क्या टोटल पार्ट है रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ रहा है, जितना एनर्जी लग रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब जितना एनर्जी वो क्या इतना एनर्जी एक्स्ट्रा लगा, मतलब क्या ये वाला पार्ट हो गया क्या तुम्हारा डेल्टा एच एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या जो पॉजिटिव तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है डेल्टा एच, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, ई एफ माइनस ई बी, जहाँ पे ई एक्टिवेशन एनर्जी है, ई फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने का प्रोसीड्यूर होता है क्या फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट मतलब होता है बैकवर्ड, ठीक है भाई। ये होता है इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल्स टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ये अच्छे से याद रखना, इससे भी मैथ्स करेंगे, लेकिन हम अगर क्वेश्चन में बता देगा एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, उसका भी याद रख लेना अच्छे से। एंडोथर्मिक में क्या होता है भाई प्रोडक्ट का एनर्जेटिकली हाई स्टेज में रहता है, प्रोडक्ट क्या होता है अनस्टेबल होता है एंडोथर्मिक में। अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, अभी हम देखेंगे एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखेंगे। अभी हम देखेंगे एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ, एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखो, ये भी एनर्जी वाई एक्सिस पे जाएगा, एनर्जी ही वाई एक्सिस पे जाएगा। अगर वाई एक्सिस में एनर्जी चला गया तो देखो अभी रिएक्टेंट होगा क्या रिएक्टेंट तुम्हारा होगा एनर्जेटिकली हाई, और प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा स्टेबल। प्रोडक्ट तुम्हारा बच्चे हो जाएगा स्टेबल, और इतना जो तुमको लग रहा है ये हो गया है तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इतना एनर्जी लग रहा है वो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे ये हो गया क्या डेल्टा एच। ये हो गया बच्चे डेल्टा एच, जहाँ पे डेल्टा एच क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या एक्सोथर्मिक मतलब क्या बच्चे, एक प्रोडक्ट में बहुत एनर्जी था, उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, नेगेटिव हो रहा है। डेल्टा एच इज नेगेटिव हियर, डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है मतलब एनर्जी छोड़ के वो स्टेबल हो रहा है, इसलिए एनर्जेटिकली वो प्रोडक्ट क्या एनर्जेटिकली नीचे है, प्रोडक्ट क्या एनर्जेटिकली ऑर्डर में नीचे है, और ये है टोटल हो गया क्या, ये टोटल हो गया तुम्हारा डेल्टा एच एंथैल्पी, इतना वो रिलीज कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी इसका इतना था। ग्राफ तुमने देख लिया है, इसका ग्राफ से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रे, ग्राफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको छाप लो, ग्राफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना लग रहा है तुमको, ठीक है, ये जो बैरियर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इतना तक पार्ट मतलब ये पार्ट क्या हो रहा है भाई, ये पार्ट ही होता है तुम्हारा डेल्टा एच, ये पार्ट तुम्हारा होता है डेल्टा एच एंथैल्पी। समझ में आ गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है प्रोडक्ट नीचे आएगा एनर्जेटिकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट एनर्जेटिकली नीचे आएगा क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, खुद का एनर्जी रिलीज करके वो क्या हो रहा है नीचे आ रहा है एनर्जेटिकली। अब ये हो जाने के बाद हमारा जो पार्ट रह गया है वो क्या होता है भाई रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द कोई भी रिएक्शन के रेट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन भाई। ये जो हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देखो, हम जो कॉलिशन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, कॉलिशन थ्योरी में रिएक्टेंट अपने आप में कॉलिशन करेगा, वो एक स्टेज में जाएगा इंटरमीडिएट स्टेज, उसको हम वहां पे बनेगा क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा जो मतलब क्या एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर जो ये ऐसा हम्प दिखा रहे ऊपर जो बनेगा भाई, इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, ऊपर जो बनेगा यहाँ पे जो बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चे, ठीक है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कॉलिशन थ्योरी के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बच्चे सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर रहा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद को एक्टिवेट करके ऊपर लेके गए, फिर वहां पे रिएक्शन किया, खुद के अंदर रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या हो गया भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रोडक्ट फॉर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो जो भी हो। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। उसी के हिसाब से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखने के बाद हम किस में जाएंगे, हम अभी इसी में जाएंगे कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ चीज के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन क्या भाई, उसका क्या है फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब साइज शेप, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या भाई, साइज शेप, ये सब हम देखेंगे। साइज शेप अगर देखो पार्टिकल का साइज अगर छोटा हो गया है, साइज जितना छोटा होगा रेट उतना हाई होगा
वराइज इज टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिएक्शन का रेट। साइज जितना छोटा होगा पार्टिकल का, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि साइज अगर छोटा होगा तो उसमें थर्मल लैग नहीं रहेगा। थर्मल लैग मतलब बच्चे जब तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो मॉलिक्यूल, एक तो मॉलिक्यूल है नहीं, एक तो पार्टिकल है नहीं, बहुत सारा पार्टिकल है। बल्क में अगर रहेगा तो हर एक पार्टिकल में यूनिफॉर्मली हीटेड होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म हीट तभी होगा जब साइज उसका यूनिफॉर्म रहेगा और छोटा रहेगा। अगर लार्ज पार्टिकल हो गया तो बच्चे उसको पेनिट्रेट कर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक रेसिडेंशियल टाइम, मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टाइम वहां तुम फिक्स कर दो, इतना हीटिंग रेट है। रेट के हिसाब से, अगर तुम रेट के हिसाब से देखोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें थर्मल लैग या फिर मास ट्रांसफर में एक लैग हो जाएगा। लैग हो जाएगा मतलब क्या, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पार्टिकल साइज अगर यूनिफॉर्म रहेगा और छोटा रहेगा तो रेट फास्ट हो जाएगा। और क्या होना चाहिए भाई, और क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेट भी उतना फास्ट होगा। सरफेस एरिया के साथ भी क्या होता है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई। सरफेस एरिया के साथ भी रिएक्शन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट भी उतना, रिएक्शन का रेट भी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। देख लिया है तुमने। अब टेम्परेचर प्रेशर के साथ भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे मतलब कैसा पार्टिकल्स का नेचर है, केमिकल नेचर उसका कैसा है, या फिर उसका प्रॉपर्टी कितना है, कैसा है, गैसियस पार्टिकल्स है या फिर सॉल्यूशन है, या फिर मतलब वो सॉलिड स्टेट में है। तो गैसियस फेज में अगर होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फेज लिखेंगे हम भाई। द रेट इज हायर। क्यों हाई होगा भाई, रेट क्यों हाई होगा, मैंने बताया केमिकल रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगा जब उसमें कॉलिशन होगा। अगर गैसियस में देखो, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स में, गैसियस पार्टिकल्स में कोई क्या, गैसियस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है उतना। तो क्या होगा भाई, इधर उधर जाएगा, घूमेगा, तो रैंडम कॉलिशन होगा। कॉलिशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन अच्छा होगा, और क्या हो जाएगा, उसका रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया है। गैसियस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा, गैसियस फेज में या फिर गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा होगा, कॉलिशन अच्छा होगा, कॉलिशन प्रोमिनेंट होगा, कॉलिशन अच्छा होगा, रैंडम कॉलिशन होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये तो देख लिया है। अभी हम प्रेशर के हिसाब से भी देखेंगे। देखो प्रेशर का तो, प्रेशर अगर हम देखेंगे, प्रेशर सोल्यूशन और प्रेशर सोल्यूशन, बच्चे सोल्यूशन और सॉलिड में क्या, सोल्यूशन में क्या प्रेशर उसका नेग्लिजिबल लगता है, पर सोल्यूशन में प्रेशर नेग्लिजिबल लगता है। सोल्यूशन में प्रेशर क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है बच्चे, नेग्लिजिबल उसका इफेक्ट पड़ता है रेट में, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन रेट। लेकिन जब हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, बट इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेशर अगर ज्यादा करोगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आने की कोशिश करेगा, और क्या वहां पे रैंडम कॉलिशन हो जाएगा। रैंडम कॉलिशन होगा मतलब कॉलिशन उसमें ज्यादा होगा, कॉलिशन ज्यादा होगा तो क्या, उसका रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ गैस, इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करता है भाई, रिएक्शन का रेट को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करता है भाई, रिएक्शन का रेट को भी इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया इतना प्रेशर। अभी प्रेशर के बाद हम जाएंगे भाई टेम्परेचर में। चाहे वो एक्सोथर्मिक अच्छे से दिमाग में घुसा ले, टोटल रिएक्शन का रेट बता रहे हैं भाई, टोटल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के ऊपर कितना डिपेंड करेगा, अच्छे से सुन, ये तो कॉमन चीज है ना। टेम्परेचर के ऊपर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर तुम चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा, whether it is एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, whether it is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बच्चे, जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, मार्कर ले ले थोड़ा, देखते हैं इसको क्या क्या होता है, इसका कलर कैसा देता है ये कलर। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, रेट भी इसका रेट भी इंक्रीज करने वाला है। रेट भी, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। समझ में आ गया है इतना सब कुछ समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम इसको हटाते हैं, चलो इसको हटाते हैं। हम देख लिया है रिएक्शन का रेट के हिसाब से भी हमने देख लिया है, और हमारा बाकी रह गया है कुछ क्या, इस पार्ट से बाकी तो कुछ फिलहाल नहीं रह गया है। अभी हम अगर कुछ देखेंगे तो बच्चे क्या देखेंगे,
अभी हम इसमें देखेंगे क्या, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का पार्ट देखेंगे, कैसा करके न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकता है, कैसा करके। ओ सॉरी, एक पार्ट रह गया भाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर, जब हम रेट को लेके बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को लेके भी बात करना चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चे, देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके, क्या देखा गया है, देखा गया है क्या, रेट इंक्रीज करता है, मतलब अगर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका रेट भी 2-3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। रेट इंक्रीज करता है क्या, रेट इंक्रीजेज टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो उसका रेट इंक्रीजेज 2-3 टाइम्स उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब पकड़ लो R2/R1, R2 क्या है, फाइनल रेट ऑफ मतलब सेकेंड रिएक्शन का फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, और ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा भाई KT। इसके साथ अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का हिसाब करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करेगा मतलब KT+10/KT, ये होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट या फिर रेट इंक्रीज करता है, या फिर टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेट भी 2-3 टाइम्स हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी होता है। और इसको अगर अच्छे से लिखे तो फिर ये बात आता है भाई, ये बात आता है क्या, KT+10/KT इक्वल्स टू 2 और 3 टाइम्स, मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है ना, के मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, मतलब 10+T, देखो टेम्परेचर प्लस T, मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तुम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रेट 2-3 टाइम्स हो जाता है, रिएक्शन का रेट 2-3 टाइम्स होता है। अब यहाँ से एक फैक्टर आ गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है भाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक फैक्टर आता है। अच्छे से हिसाब से देख लो, ये किसी भी चैप्टर में शायद किसी भी लेक्चर में तुमको ना बताया गया हो, दूसरे वाला मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हम अपने लेक्चर में जरूर बताएंगे भाई क्या होता है भाई टेम्परेचर। ये फायदा तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम में बोर्ड का एग्जाम में या फिर बोर्ड का एग्जाम से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे भाई, म्यू से डिनोट करेंगे जिसका वैल्यू क्या आ जाता है, म्यू इक्वल्स टू R2/R1 इक्वल्स टू म्यू टू द पावर ΔT/10, जहां पे म्यू हो गया तुम्हारा क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आ गया है, जहां म्यू हो गया तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, R2 क्या है भाई तुम्हारा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, और ये R1 है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ΔT मतलब क्या, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर इनिशियली कितना था, फर्दर कितना इंक्रीज हो गया है, वो ΔT डिवाइडेड बाय 10 करोगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी तुमको म्यू का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू गिवन नहीं रहा बच्चे, अगर म्यू का वैल्यू गिवन नहीं रहा क्वेश्चन में, तब तुम म्यू को अप्रोक्सीमेटली मिनिमम वैल्यू इसका 2 पकड़ के इक्वेशन कर देना, आंसर करेंगे हम आज ही दिखाएंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, म्यू को हम ऐसा पकड़ेंगे, म्यू का वैल्यू हम 2 पकड़ लेंगे, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, अगर क्वेश्चन ना दिया हो तुमको और टेम्परेचर का हिसाब बता दिया होगा कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है और रेट में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जहां पे हम म्यू का वैल्यू अगर मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर गिवन नहीं रहा तो उसका वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 2 पकड़ लेंगे, मिनिमम वैल्यू हम लेंगे, 2-3 टाइम्स इंक्रीज होता है लेकिन हम 2 मिनिमम लेके चलेंगे, मिनिमम वैल्यू हम बिठाएंगे म्यू के जगह पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आ गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भाई, म्यू इक्वल्स टू R2/R1 इक्वल्स टू KT+10/KT, हम ये भी लिख सकते हैं ना, KT+10/KT, ये भी लिख सकते हैं हम। ऐसा सारा इक्वेशन देख ले भाई, ऐसा सारा इक्वेशन देख ले, ये सारे जो रिलेशंस बता रहे हैं ना, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, देख लिया है। चैप्टर में कुछ खास था नहीं, इतना ही था, इसमें ज्यादा था नहीं। इससे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका इक्वेशन तुम अच्छे से याद रख लेना, उससे थोड़ा मैथ्स करेंगे। चलो हम देखते हैं, कुछ मैथ्स में है नहीं, अभी हम थोड़ा देखते हैं, 1-2 मैथ्स यहाँ से करके देखते हैं भाई, 1-2 मैथ्स करके थोड़ा क्लियर करते हैं कंसेप्ट क्या किस टाइप का मैथ्स यहाँ से आ सकता है। ठीक है, फिर तो हम प्रीवियस ईयर जब करेंगे, नीट का प्रीवियस ईयर जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो पहला ही एक क्वेश्चन में बताया गया था बच्चे, बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देख लो ऐसा करके आता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ
specific reaction rate of 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मैंने बोला था क्या इसका यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, टाइम इनवर्स। यहाँ पे सेकेंड बोला है तो सेकेंड इनवर्स हो रहा है। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम will it takes for 10 gram of the reactant to reduce to 10 gram of the reactant to reduce to 2.5 ग्राम। ठीक है, अब देख लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट तुमको बताया गया है भाई, रिएक्शन रेट तुमको बताया गया है। अब तुम क्या करोगे, रिएक्शन रेट तुमको बताया गया है 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर भी बताया गया है क्या कुछ इसमें क्या था, कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, हमको पता है क्या, हमको पता है, मैम ने बताया log 80 by A0, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है भाई। log 80 by A0 इक्वल्स टू क्या है भाई, या फिर हमको क्या पता है KT इक्वल्स टू, हमको क्या पता है भाई KT इक्वल्स टू 2.303 log 2.303 log A0 by 80। ठीक है, हमको क्या पता है, देखो इस रिएक्शन में हमको क्या पता है, क्या कर रहा है मेरा टैब, क्वेश्चन हमने देख लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, पढ़ लो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं खास। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स, जिसको लेके हमारा काम कुछ है नहीं, रेट बताया गया है जिसको लेके कुछ काम नहीं करने वाले हम। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। इतना देख लिया है, छाप लिया है क्वेश्चन, सबने क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया है तो सबको पता है भाई इसका इक्वेशन क्या होता है, KT इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ A0 by 80, जहाँ पे क्या है A0 और 80 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और 80 क्या है कितना लेफ्ट ओवर अमाउंट, तुमको अच्छे से बताया गया भाई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं A by A minus A x, ठीक है, A जहाँ पे है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और x क्या तुम्हारा प्रोडक्ट का, और A माइनस x क्या हो गया तुम्हारा जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया था बच्चे, क्वेश्चन में बताया गया था सब कुछ गिवन था भाई, सब कुछ गिवन था। तुमको क्या टाइम पूछा है तुमसे, तो क्या करेंगे 2.303 बाय रेट कांस्टेंट कितना बोला था भाई, रेट कांस्टेंट कितना बोला था, क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 to the power -3। अब देखो रेट कांस्टेंट तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं ना 10 to the power -3, 10 to the power -3 का यहाँ पे ही इस्तेमाल होगा भाई, 10 to the power -3 यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, log A0 का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था भाई 2.5 ग्राम था, 2.5 ग्राम था। अब तुमको बचा हुआ कितना बोला गया है, क्वेश्चन में बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5, 10 ग्राम ऑफ द सैंपल, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था क्या 10 ग्राम ऑफ द सैंपल टू रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस होके 10 ग्राम इनिशियल सैंपल था, सैंपल का कंसंट्रेशन था, वो रिड्यूस होके 2.5 में आया। 80 का मतलब वही है ना जो लेफ्ट ओवर, जो रिड्यूस होने के बाद जितना पड़ा, मतलब जो तुम्हारा बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा। अब तुम कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करो इसका, देखो 2.303 डिवाइडेड बाय 10 to the power -3 log ऑफ 10 तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, रिड्यूस होने के बाद 2.5 इसका कंसंट्रेशन हो गया है। तो तुम अगर क्वेश्चन करो, आंसर करोगे इसका, सही से आंसर करोगे तो इसका आंसर आ रहा है क्या बच्चे, आंसर इसका आ रहा है 1386 सेकंड इनवर्स था ये, 10 to the power -3 सेकंड इनवर्स था, ऊपर उठ के जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा। इतना इसका आंसर आने वाला है, ऐसा करके ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा करके ही क्वेश्चन आता है। चलो हम मैथ्स का क्लास नहीं करने वाले हैं, हम नॉर्मल तुमको अप्रोच दिखा रहे हैं, जब हम प्रीवियस यस करेंगे नीट का या फिर जेई का कुछ करेंगे तब हम धीरे धीरे करके देखते रहेंगे कि कैसे करके क्या होता है और कितना टाइप का क्वेश्चन आता है। ये देखने के बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन लेके आए भाई, हाफ लाइफ, ये भी देख लो ये भी कैसा होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बच्चे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम for a fast order reaction, half lifetime for a first order reaction is 25
25 मिनट्स, ठीक है। 25 मिनट्स, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर, व्हाट टाइम will be required for, what time will be required for 99% completion, शायद, हाँ 99% completion of reaction, half लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है इस 25 मिनट्स। तो आंसर कैसे करेंगे, देख हमको क्या पता है कि हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, हमको यही पता है। तो हाफ लाइफ तुमको गिवन है तो तुम यहाँ से के का वैल्यू निकाल लोगे। के यहाँ पे करेंगे, हाफ लाइफ नीचे लाएंगे, हाफ लाइफ का वैल्यू कितना बोला गया है 25 मिनट्स, मिनट्स के ही हिसाब से करेंगे रिएक्शन, आंसर मिनट के हिसाब से निकाल लेंगे। तो के का वैल्यू इतना आया है, इतना आया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन छाप लिया है सबने, क्वेश्चन पॉज करके पहले छाप लो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। के इक्वल्स टू 0.693 बाई 25 आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड्यूर क्या करेंगे, फर्दर हम इसी को इसी के का वैल्यू हम कहाँ पे बिठा देंगे भाई, कहाँ पे बिठा देंगे, फाइनल इक्वेशन में। मतलब क्या था, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है भाई, 2.303 बाई के इक्वल्स टू इनटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। अब तुम्हारा के का वैल्यू कितना आया है 0.693 बाई 0.693 बाई 0.693 बाई कितना बोला था, 25 मिनट्स बोला था ना, 25 मिनट्स बोला था या क्या बोला था तुमको, 25 मिनट्स ही बोला था, चलो 25 मिनट्स बोला था। और क्या क्वेश्चन में क्या था भाई, बोला था व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ, 99% कंप्लीट हो गया बच्चे, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 99% बोला है, मतलब 100 अगर टोटल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था उसमें से 99 कंज्यूम हो गया, तो बच के कितना रहा, बचा रहा तुम्हारा एक। तो ऊपर इनिशियली एक 100 पकड़ेंगे क्योंकि 99% कंज्यूम हो गया है, कंप्लीशन हो गया है रिएक्शन का, तो एक नीचे पड़ा हुआ है, एक नीचे हो गया है तुम्हारा लेफ्ट ओवर। तो टाइम कितना लगेगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना तुम, क्या होगा ये उल्टा होगा तो वैसा उल्टा करोगे, 2.303 इंटू 25 बाई 0.693 और यहाँ पे log 10 का स्क्वायर करेंगे इंटू log 10 का स्क्वायर। अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो log यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, तो क्या करेंगे भाई 2.303। तुमको हम तोड़ के दिखाते, बाकी का कैलकुलेशन तुम खुद करोगे। 0.693 इंटू 2 log 10। अब log 10 का वैल्यू भी 1 होता है रे, log 10 log का बेस का कितना वैल्यू है, log का बेस मतलब क्या होता है 10 होता है, ln का e होता है, log 10 मतलब 1 होता है। तो तुम क्या करोगे, इसको पूरा हटा दोगे, log 10 को हटाओगे और क्या log 10 मतलब यहाँ पे लिख देते हैं भाई log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको इसीलिए हटा दिया। और ऊपर जो इसका पावर रहता है वो आगे आ जाता है, आगे आ गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके काट कूट के देख लेना। टी का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें बच्चे, टी का वैल्यू इसमें आ रहा है 166 पॉइंट, मिला लेना अच्छे से करके 166.16 मिनट। इसीलिए मैंने टेम्परेचर यहाँ पे जो 25 मिनट था, 25 मिनट को हमने सेकंड में या किसी और चीज में ट्रांसफर नहीं किया, 25 मिनट तक ही रहने दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। चलो हटाते इसको, पॉज करके देख लेना, समझ में नहीं आ रहा है अभी तो, अगर पॉज करके स्लो करके देखोगे सब समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को लगे तो ये सारा चीज नॉर्मल है तो तुम अपना स्पीड बढ़ा लो, बढ़ा के जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज है वही देख के स्किप करो वीडियो, ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये वाला क्वेश्चन में क्या 4 ग्राफ भाई बताया गया था, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज ऑकर्ड इन 2 स्टेप्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन occurs in 2 steps। And exothermic reaction occurring in 2 steps। और क्या भाई 2 steps as follows, वो भी तुमको बताया गया है कैसे करके फॉलो हो रहा है। as follows क्या बोला गया है भाई, 1 है क्या a प्लस बी मिलके बना रहा है x, और क्या है जो उसको बोला गया है क्या भाई, वो स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बच्चे स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हमने पहले क्लास में बता के रखा था स्लो स्टेप। और क्या है भाई सेकंड स्टेप क्या हो गया है, सेकंड स्टेप क्या है, x तुम्हारा यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब x से बन रहा है क्या भाई, x से बन रहा है AB जो है तुम्हारा फास्ट स्टेप, जिससे हम रेट को डिटरमाइन, फास्ट स्टेप से हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आ गया इतना, x से AB जा रहा है जो तुम्हारा फास्ट हो रहा है, इतना 2 स्टेप तुमको
बताया गया है द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब बाई द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिराइव्ड बाई। अब चार तुमको ग्राफ दिया गया है। पहला ग्राफ देख लो, किसके रेस्पेक्ट में है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे टी है, सेम ही बताया गया है। ए और ए प्लस बी मिलके रिएक्शन कर रहा है, ए प्लस बी मिलके रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है तुम्हारा लास्टली जो बना रहा है ए बी, ये यहाँ पे है, ये है 1 नंबर प्लॉट ऐसा था। अब 2 नंबर प्लॉट को हम देखेंगे कैसा था भाई। 2 नंबर प्लॉट कैसा था रे? यहाँ पे तो ये कभी नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे एक ही हम्प दिखाया है जहाँ पे तुम्हारा 2 स्टेप हो रहा है। 2 स्टेप रिएक्शन तो सेकंड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप और फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे। और ऊपर से बोल क्या दिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हम जानते हैं भाई, डिस्कार्ड कर देंगे क्वेश्चन को, आंसर को डिस्कार्ड करके ही क्वेश्चन कर देंगे। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है स्टेबल, मतलब एनर्जेटिकली प्रोडक्ट क्या नीचे रहेगा। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट नंबर ग्राफ देख के प्रोडक्ट या फिर एनर्जी, प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट एनर्जेटिकली कौन सा पोजीशन में है यही पता चल रहा है। तो अभी हम क्या जाएंगे भाई? थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट में ऊपर का क्वेश्चन हटाते हैं भाई। क्वेश्चन अगर सबने छाप लिया है तो ऊपर का पार्ट हटाते हैं और ऊपर में ग्राफ करते हैं। बाकी का ग्राफ अगर ऊपर में करें तो देखो थर्ड नंबर ग्राफ क्या था बच्चे? थर्ड नंबर ग्राफ तुम्हारा था, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी था, नीचे तुम्हारा टाइम था, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनाया गया था? फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड का एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे ये यहाँ पे ए बी बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा x बन रहा है और ये रिएक्शन अपने आप में क्या a प्लस बी, ठीक है। मुझे तो यही सही लग रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगी तुमको क्यों सही लग रहा है। फोर्थ वाला पहले तुम देख लो, इसके बाद बताते ये क्यों सही है बताते। मुझे ऐसा ही सही लग रहा है। फिर भी हम क्या फोर्थ नंबर इक्वेशन भी देखेंगे भाई। यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट का हाई दिया है और सेकेंड का एक्टिवेशन एनर्जी हाई देके इसका प्रोडक्ट का एनर्जी क्या कर दिया है? बेचारा बुद्धू आदमी ने क्या किया है भाई? प्रोडक्ट का ही एनर्जी हाई कर दिया है। देखो और यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है क्या? x। ऊपर में जितना हम तुमको दिखाई दे रहा है भाई वो x का ही है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है। अब तुम अच्छे से इसको देखने की कोशिश करो। 1 और 2 नंबर ग्राफ में देखो, पहली बात तो ये है बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया गया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम सबको पता है एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट जो होता है क्या? हाईली एनर्जेटिकली वो हाई पोजीशन में रहता है और प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सोथर्मिक में लो होता है, एनर्जेटिकली लो पोजीशन में होता है। एक भी ग्राफ में तुमको देख के लग रहा है ये वाला तो होगा ही नहीं, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि 2 स्टेप दिखाया नहीं गया है, एक ही एक्टिवेशन एनर्जी दिखाया गया, तो ये नहीं होने वाला है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, हर एक ग्राफ में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो है x, ठीक है। 2 स्टेप में हो रहा है, फास्ट और स्लो और फास्ट। अब देखो पहला वाला एक्सोथर्मिक बोला है तो एनर्जेटिकली जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो ए बी प्रोडक्ट बनेगा एनर्जेटिकली क्या लो पोजीशन में होना चाहिए। ये वाला ग्राफ में दोनों का ही पोजीशन एनर्जेटिकली सेम है, तो 1 भी कैंसिल आउट करेंगे। अब इस दोनों को देखेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई? फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है हाई, मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी हाई मतलब यही आरडीएस होगा। एक्टिवेशन एनर्जी हाई मतलब यही आरडीएस होगा, ये स्लो स्टेप होगा। एक्टिवेशन एनर्जी हाई मतलब क्या बच्चे? यही आरडीएस होगा, यही स्लो स्टेप होगा। तो दोनों का तो पहला वाला से तो सही ठीक लग रहा है। अब सेकंड वाला हम देखेंगे। सेकंड वाला हम देख के हमको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का एनर्जेटिकली पोजीशन, यहाँ पे एनर्जेटिकली पोजीशन यहाँ पे कम था और प्रोडक्ट का हाई कर दिया है, जो होने नहीं वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहले से ही बताया गया था, जो होने नहीं वाला है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसके लिए सही होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो एनर्जेटिकली लो पोजीशन में है। एनर्जेटिकली लो पोजीशन में है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या? डेल्टा H नेगेटिव होता है और रिएक्टेंट क्या होता है? अनस्टेबल, और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? स्टेबल एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे एनर्जेटिकली क्या? ए बी लेस एनर्जेटिकली पोजीशन में, एनर्जी के नीचे वाला पोजीशन में रहेगा, तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे सही आंसर। ए बी तुम्हारा नीचे ही रहेगा एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी वाइज नीचे रहेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है और प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा? स्टेबल होता है। तो एनर्जेटिकली उसका स्थान नीचे ही होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। ये अगर हो गया है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए से बी जा रहा है भाई, ए से बी जा रहा है, हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी of 17 किलोजूल पर मोल of 17 किलोजूल पर मोल of A।
ठीक है। और बोला गया है द हीट ऑफ द रिएक्शन इज, डेल्टा एच का वैल्यू बोला गया है भाई, द हीट ऑफ द रिएक्शन इज, कितना है हीट ऑफ द रिएक्शन, 40 किलो जूल, 40 किलो जूल। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, कैलकुलेट द, अब EA लिख रहे हैं भाई, EA एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है ये, EA एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉर द रिवर्स रिएक्शन मतलब बच्चे B to A, A से B जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर B से A जा रहा है रिवर्स रिएक्शन के लिए तुमको पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो अच्छे से क्वेश्चन को देखो, अच्छे से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में A से B जा रहा है, हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तुमको बोला गया है भाई क्या, एक्टिवेशन हमको क्या पता है, नॉर्मल, हमको नॉर्मल पता है बच्चे, डेल्टा H इक्वल्स टू E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, हमको यही पता है। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, यही पता है। अब देखो डेल्टा H का वैल्यू तुमको क्या बताया गया है, डेल्टा द हीट ऑफ द रिएक्शन इज 40 किलो जूल, ये तो बताया गया है, और ऊपर से बोला गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा H तुम्हारा नेगेटिव होने वाला है, डेल्टा H तुम्हारा नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पे हम डेल्टा H की जगह पे -40 बिठा देंगे भाई। गिवन तुम्हारा तुमको ऐसा ही बोलेगा, 40 बोलेगा या फिर कुछ नॉर्मल वैल्यू बोलेगा, लेकिन तुमको देखना, गौर से देखना पड़ेगा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है तो डेल्टा H का नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे -40 करेंगे भाई, -40 किलो जूल बोला है शायद, किलो जूल, ठीक है। हीट का वैल्यू इतना बोला गया है। अब EF मतलब क्या है भाई, E फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना बोला गया है तुमको, फॉरवर्ड के लिए बोला है 17 किलो जूल पर मोल, 17 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस किलो जूल पर मोल, और EB तुमको निकालना है, EB तुमको निकालना है, कितना ही अच्छा आंसर है। आंसर भाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 57 आंसर। E बैकवर्ड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई, 57, इसको प्लस कर दो, इतना ही होना चाहिए इसका आंसर, 57 आंसर हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 57 किलो जूल पर मोल, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करो, देखो 40 को यहाँ पे लेके जाओ, प्लस करो, 57 आने वाला है, ठीक है। देख के ही लग रहा है, क्योंकि हमको पता है क्या, हमको पता है डेल्टा H इक्वल्स टू E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, दिखा दिया है रिएक्शन में, पहले वाला मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ में दिखा दिया था। अब उसी के हिसाब से हमको बोल दिया गया है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट का भी वैल्यू गिवन था 40 किलो जूल, अब एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब 40 मतलब -40 किलो जूल लेंगे, और E फॉरवर्ड तुमको गिवन था एक्टिवेशन एनर्जी, E बैकवर्ड को निकालने के लिए बोला था, तो E बैकवर्ड हमने ऐसे करके निकाल लिया। क्वेश्चन अगर हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बचा कुचा इसमें है क्या, हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कुछ है क्या देखते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला मैथ्स कितना कैसा आता है और कैसा आना चाहिए इसका मैथ्स, ठीक है। हम देखते हैं, चलो देखते हैं इसको क्या है इसका क्वेश्चन भाई। एक है, बोला गया है इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, चलो देख लिया है, चलो देख लिया मिल गया भाई, मिल गया। बोला है क्या, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री, इफ टेम्परेचर of a reaction is increased, if temperature of a reaction is increased from 10 degree to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा ही मैथ भाई, सही है। देन हाउ many times the rate of reaction will become, how many times rate of will becomes, ठीक है। बोला गया है बच्चे इफ टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, 10 डिग्री टू 100 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो रेट में फर्क क्या पड़ने वाला है, तुमको समझ में आता है क्या। ये तुमको क्या बताया भाई, R2/R1 हमने क्या बताया था भाई, R2/R1 इक्वल्स टू म्यू टू द पावर डेल T बाई 10, ऐसा करके मैथ्स कर लेना। रेट मतलब रेट क्या, फाइनल रेट R2 और R1 का इनिशियल रेट, फर्क क्या पड़ने वाला है इसमें समझ में आ जाएगा। म्यू का वैल्यू गिवन नहीं है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, तो हम क्या पकड़ेंगे, म्यू का वैल्यू हम 2 ले लेंगे, 2
2 ले लेंगे। और क्या बताया गया भाई, यहाँ पे बताया गया 10 से 100 डिग्री तक इंक्रीज किया है, तो डेल टी मतलब क्या है, T2 माइनस T1। डेल टी मतलब क्या है भाई, T2 माइनस T1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हाई से हम लो को करेंगे माइनस, हाई से मतलब 100 से हम 10 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 डिग्री, 100 माइनस 10 और नीचे तो 10 ही था। 100 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 100 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, ऊपर नीचे 0 0 कटेगा, तो 2 टू द पावर 9 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 2 टू द पावर 9 टाइम्स आ जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। मतलब रेट में क्या फर्क पड़ रहा है तेरा, R2 इक्वल्स टू R1 से इनिशियल रेट से क्या 2 टू द पावर 9 टाइम्स क्या फास्टर हो गया है। 2 टू द पावर 9 टाइम्स तुम्हारा रेट में फर्क पड़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनल रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट का 2 टू द पावर 9 टाइम्स हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया है तुम्हारा। देखो इस क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू गिवन नहीं था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू गिवन नहीं था बच्चे। हमने क्या बोला था, हमको पता है 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर करेंगे। 10 डिग्री कोई भी रिएक्शन का रेट अगर हम टेम्परेचर अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री करके ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट में फर्क पड़ेगा 2-3 टाइम्स। तो यहाँ पे भी देखो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम 2-3 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू लेंगे जो है 2 लेंगे। यहाँ पे गिवन नहीं था, हमने ले लिया है 2, तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। डेल टी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो 10 से 100 इंक्रीज किया है तो क्या 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 0 0 करेगा तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा वैल्यू। अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, देखते हैं चलो और एक क्वेश्चन करते हैं भाई इसी टाइप का, देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन द्वारा, आंसर द्वारा क्या आता है। देखो यहाँ पे मुझे और क्या मिल रहा है इसी टाइप का, नहीं तो मिल तो नहीं रहा है। एक क्वेश्चन हमको मिला है, ये थोड़ा देख लो, फर्स्ट ऑर्डर वाई इंटरसेप्ट से मतलब स्लोप से क्वेश्चन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन लॉग के व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग टी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम इतना नहीं लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, ये लेक्चर लंबा चौड़ा हो गया है शायद। फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन भी बोला गया है भाई, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन लॉग के when plotted against, हमने दिखाया भाई अगेंस्ट 1/t, हमने दिखाया नेगेटिव स्लोप आ रहा है जिसका स्लोप का वैल्यू क्या है माइनस E/2.303 r, माइनस E/2.303 r। अगर हम लॉग के y एक्सिस में और 1/t x एक्सिस में लेंगे तो उसका हमने कर दिया है भाई, उसका हमने प्लॉट दिखा दिया है, जाके लेक्चर के शुरुआत से पहले से देखो, क्वेश्चन आंसर में बाद में आओ, ठीक है। तो क्या है अगेंस्ट 1/t gives a straight line with gives a straight line with gives a straight line with a slope of -8,000. Calculate the activation energy of the reaction. कैलकुलेट EA मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे उतना नहीं लिखने वाले, ये सबको समझ में आ रहा है, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसका आंसर कैसे करेंगे भाई, करेंगे कैसे इसका आंसर, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, लॉग के व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। सबको पता है क्या था भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अगर हम लॉग के साथ 1/t का ग्राफ करेंगे, अगर हम लॉग के साथ 1/t का ग्राफ करेंगे तो नेगेटिव स्लोप ऐसा आ रहा था, जिसका स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा था 2EA माइनस EA/2.303 r माइनस EA/2.303 r। अब सब कुछ तुमको गिवन था, स्लोप भी तुमको गिवन था, शायद स्लोप तुम्हारा क्या था वैल्यू भाई, स्लोप तुम्हारा था, हम जानते हैं क्या स्लोप का नॉर्मल वैल्यू क्या आता है आर्हेनियस के इक्वेशन से, माइनस EA/2.303 r इक्वल्स टू, ये किसके साथ इक्वल था -8,000 के साथ, तो माइनस माइनस कटा भाई, EA एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछा गया है, 8,000 तुम्हारे पास गिवन था, 2.303 भी तुम जानते हो। यहाँ पे बस तुम क्या करोगे, यहाँ पे बस तुम R को लेके जाओगे, और हम अगर R को लेके गए, किस में लेके गए भाई, किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन में अगर लेके गए, मतलब गैस कांस्टेंट को, तो 1.987 करेंगे हम, 1.987 गेट करेंगे और कैलोरी में आंसर लेके आएंगे, ठीक है, कैलोरी में आंसर लेके आएंगे। शायद यहाँ पे कुछ तुम्हारा, हाँ कैलोरी में आंसर लेके आएंगे, तो देखो अगर कुछ काटोगे तो तुम्हारा कितना आने वाला है भाई, आंसर तुम्हारा आने वाला है, देखो 36608 कैलोरी, ठीक है, 36608 पॉइंट समथिंग, इतना कैलोरी तुम्हारा
दिखाई दे रहा है सबको, इतना कैलोरी तुम्हारा आने वाला है। देखो हमको पता है क्या, हमको स्लोप का वैल्यू पता है, नॉर्मल क्या होता है माइनस ए बाई 2.303 आर इक्वल्स टू, स्लोप का वैल्यू गिवन था तुम्हारा जो है माइनस 8000, बिठा दिया, एक इक्वल कर दिया, माइनस माइनस कटा तो ये के साथ क्या किया 8000 इंटू 2.303 इंटू 1.987, आर का वैल्यू हमने गैस कांस्टेंट का वैल्यू कैलोरी वाला पार्ट से ले लिया। नॉर्मल तो जूल पर मोल पर केल्विन कितना होता है 8.314, और कैलोरी पर मोल पर केल्विन किसमें होता है भाई 1.987 में होता है। ठीक है, ऐसा करके हम किया तो क्या हो गया है, इसका वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 36608 कैलोरी आ गया है, 36608 कैलोरी आ गया है। ठीक है, आज का क्लास भाई इतना तक ही करेंगे, आज का क्लास इतना तक ही करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का बच्चे जितना पार्ट था, केमिकल काइनेटिक्स का जितना पार्ट था, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उसका ग्राफ के साथ, हाफ लाइफ के साथ, एंड ऑर्डर तक सब कुछ दिखा दिया भाई। कॉलिशन फैक्टर दिखा दिया है, कॉलिशन वाला पार्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पूरा कंप्लीट कर दिया, अच्छे से कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे मस्त वाला प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिससे हमारा दिमाग और भी ज्यादा तेज बन जाएगा और हमको समझ में आ जाएगा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर और भी ज्यादा अच्छे से। एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन सबको पता चल गया है, लॉग टर्म में, एलएन टर्म में, लॉन टर्म में, और क्या k इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस e बाई आर टी उसी टर्म में भी हमको समझ में आ गया है। चलो, और हाँ एक बात बता दे भाई, प्रीवियस क्लास में शायद मैंने ऐसा कुछ बताया था, प्रीवियस क्लास में ऐसा कुछ बताया था, जल्दबाजी में सब कुछ सही था भाई। हाफ लाइफ जो था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए शायद, हाँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहाँ पे गया मेरा मार्कर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या था तुम्हारा 3/2 KA0² हो जाएगा, 3/2/3 किया था शायद मैंने, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तुम करके देखना, तुमको तो मैंने फॉर्मूला बताया गया था भाई, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया था। फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, KD इक्वल्स टू इन जनरल n इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के तुम्हारा नॉर्मल इक्वेशन, किसी भी ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या था भाई, KT इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू 1/a माइनस x टू द पावर n-1, a माइनस एक्स टू द पावर n-1 माइनस 1/a टू द पावर n-1, जहाँ पे n तुम्हारा है ऑर्डर और n नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये लागू नहीं होगा, सेकंड थर्ड कुछ भी ऑर्डर के लिए, nth नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए तुम लगा लो। अब यहाँ पे टी हाफ मतलब क्या, जब टी हाफ होगा तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2, टी हाफ जब होगा मेरे प्यारे तब x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तुम अगर करके देखोगे तो टी हाफ का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3/2 KA², समझ लिया है। यही थोड़ा उल्टा हो गया था शायद 2/3 KA²। चलो इतना सारा जितना था केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट इतना में खत्म हो गया है आज, जितना था पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद प्रीवियस टेस्ट करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से खाओ पियो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल जरूर रखना, पानी पीना बहुत सारा, ठीक है, और खाना भी खाना, और अभी नींद भी अच्छे से लो, लेकिन बहुत सारा भी नहीं लेना, करीब ठीक ठाक लेना, प्रोपोर्शन ठीक रखना अपना, और पढ़ाई ज्यादा करना, बहुत ज्यादा करना, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि क्वेश्चन हॉल में बाउंसर ना आए। पूरा हेलमेट पहन के एकदम मास्क लेके जाएंगे ताकि एग्जाम हॉल में बाउंसर किसी भी साइड से नहीं आए। तो चलो भाई क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।